तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा समझने वाला टॉपिक है और टाइम टेकिंग टॉपिक है। मतलब ये ऐसा टॉपिक है जो बच्चों को समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। सामने लिखा हुआ आप लोगों को दिख रहा होगा। जो हमारा टॉपिक है वो है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक्चुअल में क्या है, हमने पढ़ा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कि जब दो बॉडी को रब करते हैं तो दोनों बॉडी से अगर कुछ इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ए बॉडी से निकल के बी में गए, बी से निकल के ए में आए, तो उनमें कुछ चार्ज आएगा। ठीक है, वो क्वांटम लेवल पे होता है, बहुत छोटे से लेवल पे होता है जब हम बहुत कम इलेक्ट्रॉनों की बात करें। जनरली क्या होता है कि बॉडी में जो चार्ज आता है ना, किसी भी बॉडी में, वो बहुत ज़्यादा लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। जैसे कोई वायर है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, तो इसमें जब चार्ज फ्लो कर रहा होता है तो इसमें लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स एक साथ मूव कर रहे होते हैं। तो इतना सारा अगर चार्ज मूव कर रहा है तो उसके लिए हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को इग्नोर करेंगे और यहाँ पे हम लेंगे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हम ये लेके चलेंगे कि अगर कोई बॉडी है, इसको आपने कुछ चार्ज दिया और बहुत ज़्यादा अमाउंट में चार्ज दिया है, ठीक है ना, मतलब एक दो इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं ये लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉनों की बात कर रहा हूँ। तो उस समय हम ये मानेंगे कि जो जैसे ही आप इस बॉडी को कुछ चार्ज दोगे, मान लो प्लस क्यू चार्ज दोगे, तो ये जो प्लस चार्ज है पूरी बॉडी में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये जो प्लस चार्ज है पूरी बॉडी में क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं भैया कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, बड़े लेवल पे, जब बड़े लेवल पे चार्ज की बात कर रहे हैं तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को नेग्लेक्ट कर देना है। समझ में आया ना? इसी को बोलते हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये तीन तरीके का हम लोगों ने पढ़ना है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और मैथमेटिकल काम है, काफ़ी लंबा, मतलब एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ मैं चाहता तो इसको एकदम शॉर्ट में बताता, बट आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको पूरे डिटेल में लेके चलूँ। ठीक है, तो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, आप लोगों को ये क्लियर हो गया ना कि होता क्या है, कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। एक्चुअल में ज़्यादा बड़े लेवल पे अगर आप चार्ज दे रहे हो तो क्वांटाइजेशन को इग्नोर करके हम ये मानते हैं कि पूरी बॉडी में चार्ज यूनिफॉर्मली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है ना? तो मान लो अब एक ले लेते हैं, एक बॉडी ले लेते हैं, ठीक है, चलो ठीक है, मान लो एक ये कोई 3 डायमेंशनल बॉडी है। ठीक है, अब कैसी भी हो सकती है। ठीक है, 3 डायमेंशनल बॉडी है। इसको कलर कर दे क्या, चलो कलर कर देते हैं इसको। इसमें कलर डाल देते हैं आप लोगों का ग्रीन कलर डाल देते हैं। और इसके अंदर नहीं आएगा क्या कलर? ओके, चलो कोई बात नहीं। एक 3 डायमेंशनल बॉडी है, ठीक है। अब इस 3 डायमेंशनल बॉडी को मैंने कुछ चार्ज दिया, मान लो प्लस क्यू चार्ज दिया, तो ये जो प्लस चार्ज है इस पूरे 3 डायमेंशनल बॉडी में यूनिफॉर्मली इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसी को कहते हैं भैया यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, या कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है और पूरी बॉडी का जो चार्ज है वो है आपका Q। क्या है पूरी बॉडी का चार्ज? Q। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब मैं क्या करता हूँ, इस पूरी बॉडी में एक छोटा सा हिस्सा ले लेता हूँ। इसके लिए थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इस बॉडी का एक छोटा सा हिस्सा ले रहा हूँ मैं, ये। ठीक है, इस तरीके से चलेगा अगर ये छोटा सा हिस्सा मैं दिखा दूँ तो। ठीक है, अब बताओ पूरी बॉडी का चार्ज अगर Q है तो ये छोटे से हिस्से का चार्ज कितना होगा बताओ? तो ऑब्वियस है, छोटे से हिस्से का चार्ज छोटा सा ही तो होगा। तो ये छोटे से हिस्से का चार्ज ले लेते हैं, मैं dq ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? अब प्लस है तो प्लस dq ले लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मान ले इस छोटे से हिस्से से दूर कहीं पे, मान ले r पोजीशन वेक्टर दूर, इस छोटे से हिस्से से r पोजीशन वेक्टर दूर कोई एक टेस्ट चार्ज ले लेते हैं प्लस क्यू नॉट। ठीक है, प्लस क्यू नॉट एक मैंने टेस्ट चार्ज ले लिया। तो कूलम के अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, ये छोटे से हिस्से से इस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज पे लगने वाला फोर्स कितना होगा? अब आप लोग बोलोगे हमने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा है, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन कितना r²। मैं बोलूँगा बिल्कुल सही, ये होता है फोर्स का फॉर्मूला। वेक्टर फॉर्म पर लिखना होता है तो F वेक्टर आ जाता है और इधर पे क्या आ जाता है, r कैप यूनिट वेक्टर आ जाता है। ठीक है ना?
तो मैं बोल रहा हूं कि फोर्स ऑन क्यू नॉट टेस्ट चार्ज ड्यू टू प्लस डी क्यू, छोटे से हिस्से की वजह से। हाँ, तो फोर्स ऑन क्यू नॉट, ठीक है, ड्यू टू टेस्ट चार्ज, किसकी वजह से? ये जो कंटिन्यूसली चार्ज बॉडी है इसके छोटे से हिस्से डी क्यू की वजह से, इस डी क्यू की वजह से। तो फोर्स छोटे से हिस्से की वजह से फोर्स निकालना हो तो एफ लिखूं या डी एफ लिखूं? छोटे से हिस्से के लिए जो फोर्स है डी एफ आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, छोटे से हिस्से का चार्ज कितना है देखो, मैग्नीट्यूड लेते हैं। हाँ, अभी मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, तो डी क्यू, और इसका चार्ज कितना है देखो क्यू नॉट, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है बताओ, अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और साथ में अगर इसको वेक्टर फॉर्म पे लिखना है तो ये कितना आ जाएगा, आर कैप आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर बोल देते हैं फर्स्ट, ठीक है। तो इस छोटे से, ठीक है, बहुत छोटे से चार्ज्ड पार्ट की वजह से हमने इस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज पे लगने वाला फोर्स निकाल दिया है। अब मेरे को पूरी चार्ज्ड बॉडी की वजह से इस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज पे लगने वाला फोर्स पता करना है। तो अब लिखता हूं फिर देयरफॉर टोटल फोर्स ऑन, किस पे बोला मैंने, क्यू नॉट, किसकी वजह से, ड्यू टू होल चार्ज्ड बॉडी, होल चार्ज्ड बॉडी, पूरी चार्ज्ड बॉडी की वजह से इस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है। अगर मुझे ये पता करना है तो अब मैं ये कैसे पता करूंगा, देखना जरा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो इक्वेशन 1 है इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। देखो छोटे से हिस्से से पता है और टोटल के लिए पता कर रहे हो तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इस छोटे से हिस्से की वजह से फोर्स पता कर दिया, पूरे हिस्से से पता करना है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ वेक्टर इक्वल टू, यहाँ पे भी क्या लगाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ज़्यादा ही बड़ा हो गया सर ये, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या था आपका भैया, डी क्यू, ये आपका था क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, इतना था, साथ में कितना था, आर कैप। अब इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स कितना होता है, एक्स, ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ कितना हो जाएगा, एफ। तो याद रखना कि किसी भी यूनिफॉर्मली चार्ज बॉडी की वजह से जो फोर्स है, इंटीग्रेशन ऑफ कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपका डी क्यू, क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, साथ में आर कैप, इसके बराबर होता है। तो इस फॉर्मूले का मैं बहुत ज़्यादा यूज करने वाला हूँ, इसको इक्वेशन नंबर एक्स कह देते हैं। तो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से आपने फोर्स निकालना सीख लिया है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग मुझे बता सकते हो, ठीक है। साथ में एक कांस्टेंट आएगा, अभी लगाने की जरूरत नहीं है, अगर इनडेफिनिट है तो, डेफिनिट है तो फिर लिमिट लगा देंगे, समझ में आया। तो हमने एक यूनिफॉर्मली चार्ज बॉडी की वजह से दूर कोई अगर एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, कहाँ पे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पॉइंट को पी कह देते हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपने कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो हमने निकाल लिया है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चों, इसको हम 3 हिस्सों में करेक्टराइज करेंगे या 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। देखो ना, कोई भी बॉडी को अगर हम देखें तो 3 डायमेंशन हो सकती है। एक हो सकती है 1 डायमेंशन, जिसको हम बोलेंगे लाइन, जैसे ये है, अगर ये बहुत पतला होता तो इसको 1 डायमेंशनल कह सकते हैं। एक हो गया 2 डायमेंशन, जैसे आप लोगों को ये स्क्रीन दिख रही है, ठीक है, 2 एक्सिस होंगी, एक एक्स और एक वाई। और एक होता है 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन मतलब कि एक्स वाई और जी एक्सिस तीनों की 3 होंगी, ठीक है। जैसे मैं हूँ तो मेरी बॉडी में एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस होंगी। ये रूम, अगर जिस रूम में मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसमें जिस रूम में आप बैठ के आप देख रहे हो वीडियो, 3 एक्सिस होंगी, एक्स वाई एंड जेड। समझ में आ गया ना, मतलब स्फीयर हो गया, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, ये सब 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हो गए, ठीक है ना। सर्कल हो गया आप लोगों का, कोई डिस्क हो गई, गोल रोटी, वो 2 डायमेंशनल हो गई। एक कोई स्ट्रेट वायर है, वो 1 डायमेंशनल हो गया। तो 3 तरीके का कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो उधर जाते हैं, उसके लिए मेरे को मेन ये फॉर्मूला चाहिए, तो मैं बाकी चीज़ मिटा देता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ को हम लोग हटा देते हैं, इधर पे भी हटा देते हैं।
ठीक है, इसको भी हटा देते हैं। चलो, तो सबसे पहला मैंने बोला जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम बोलेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, उसके अंदर पहली हेडिंग आएगी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बड़े लेवल पे जब चार्ज दिया जाता है ना उस समय इसका यूज किया जाता है। तो मान लो कोई एक वायर है, ठीक है, अब वायर तो कैसा भी हो सकता है भैया, ठीक। इस वायर को, ये वन डायमेंशनल है ना, ठीक है। चलो अगर आपने दिखाना है तो आप इसको स्ट्रेट दिखा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, आपके ऊपर है कि आप कैसे दिखाते हो उसको, ठीक है। ये ऐसे करके दिखा दिया, कोई वायर है। अब इस वायर को मैंने मान लो यहाँ से प्लस क्यू चार्ज दिया, तो जैसे ही मैं इस वायर को प्लस क्यू चार्ज देता हूँ तो प्लस चार्ज इसमें क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ये, ठीक है ना। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहता है कि ये प्लस चार्ज इसमें इस तरीके से यूनिफॉर्मली क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। मान लो इस वायर की कुछ लेंथ है, अब इसका अगर मैं छोटा सा हिस्सा लूँ, इस वायर का मैं अगर छोटा सा हिस्सा लूँ, सिर्फ इतना हिस्सा लूँ, ठीक है, पूरे वायर का चार्ज क्यू है, तो बता इस छोटे से हिस्से का चार्ज कितना हो जाएगा, छोटा सा ही होगा ना। तो इस छोटे से हिस्से का चार्ज मैंने डी क्यू ले लिया है, क्या ले लिया है, डी क्यू, ठीक है। और ये छोटे से हिस्से की जो लेंथ होगी, पूरे वायर की अगर लेंथ आप एल ले लेते हैं, मान लो ये जो पूरा वायर है, इस पूरे वायर की लेंथ आपकी एल है, ठीक है। ये पूरे वायर की लेंथ मैंने क्या ले ली है, एल। तो मुझे बताओ ये जो छोटा सा हिस्सा है, छोटे से हिस्से की लेंथ कितनी हो जाएगी, फिर बताओ, डी एल हो जाएगी, है ना। पूरे वायर की लेंथ एल है तो छोटे से हिस्से की लेंथ कितनी हो जाएगी, डी एल, ठीक है। अब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एक छोटा सा टर्म होता है, उसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं भैया, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको हम लैम्डा से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, लैम्डा से। बोर तो नहीं हो रहे हो, देखो यार इंपॉर्टेंट चीज़ में ना थोड़ा सा देखना पड़ता है चीज़ों को, ठीक है ना। अगर जैसे इंसान कभी बोर होता है ना, क्या करना चाहिए पता है उसने, पॉज करो, उसके बाद फिर दोबारा प्ले कर दो, बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, देखो लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से दिखाता है, ये होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। अगर मैं इस छोटे से एलिमेंट की बात करूं, सिर्फ इस छोटे से एलिमेंट की बात करूं, तो मेरी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू छोटे से हिस्से की बात कर रहा हूं, सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक के हिस्से की, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो चार्ज है देख तो कितना है, डी क्यू, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, डी एल। तो जो मेरी लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी लैम्डा डी क्यू अपॉन डी एल होगी। अब आप बोलोगे कि सर नहीं, मैंने पूरे वायर की बात करनी है, तो मैं बोलूँगा भाई देख, लैम्डा इक्वल टू पूरे वायर की बात कर रहा हूँ, तो पूरे वायर का चार्ज क्यू है और पूरे वायर की लेंथ कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की एल, तो क्यू अपॉन एल हो जाएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं, छोटे के लिए डी, बड़े के लिए डी हट जाएगा, ठीक। खैर, तो लैम्डा इक्वल टू होता है डी क्यू अपॉन डी एल, यही होता है आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी। और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि कोई लाइन वायर है वन डायमेंशनल, उसको चार्ज दिया तो चार्ज उसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, लैम्डा इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल हो गया। तो यहाँ से अगर मैं डी क्यू निकालना चाहूँ तो कितना आ जाएगा देख, तो डी क्यू इक्वल टू क्या हो गया आज इसको, तो यहाँ से डी क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा देख, तो इसको इधर भेजूँगा तो लैम्डा इंटू कितना आ जाएगा, डी एल, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब मान ले अब मैं अभी छोटे से हिस्से के लिए काम कर रहा हूँ ना, तो बाकी चीज़ों को भी मैं हटा देता हूँ, जैसे ये है, ठीक है, इसको हटा देता हूँ। अब मेरे को इस चार्ज्ड वायर से दूर कहीं पे, इस चार्ज्ड वायर से दूर कहीं पे मैंने बोला मेरे को क्या पता करना है, मान ले मैंने इलेक्ट्रिक फोर्स पता करना है यहाँ से दूर कहीं, ठीक है ना। अब कहाँ पे पता करना है, यहाँ कहीं पता करना है, आर पोजीशन वेक्टर दूर यहाँ पे कहीं फोर्स पता करना है, तो एक प्लस क्यू नॉट
टेस्ट चार्ज ले लोगे, ठीक है। अब इस पूरे चार्ज्ड वायर से इस पी पॉइंट पे कितना फोर्स लगेगा, अगर मेरे को ये फोर्स पता करना है तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ, ठीक है ना। तो मैं यही काम करने वाला हूँ। देखो फिर लिखता हूं, ड्यू टू होल चार्ज्ड वायर, ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ पे, एट पी। इस पी पॉइंट पे पता करना है पूरे चार्ज्ड वायर की वजह से फोर्स। तो कितना होगा हमें पता है, एफ वेक्टर इक्वल टू होता है, जस्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या आ जाएगा देख तो, डी क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। आर मतलब यहाँ से जो भी डिस्टेंस ले रहे हो, और साथ में कितना आएगा आर कैप। अब बात ये आती है ना, ये जो डी क्यू है, डी क्यू की वैल्यू तो मैं निकाल चुका हूँ, लैम्डा इंटू डी एल, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं डी क्यू की वैल्यू रख सकता हूँ फिर यहाँ पे, तो लिख लूँ यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से कितना आ जाएगा देख तो फिर, एफ वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डी क्यू की जगह लैम्डा डी एल आ जाएगा, देखा यहाँ से रखा है मैंने वैल्यू, ठीक है। और साथ में कितना है, क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, साथ में कितना आर कैप, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्या कर सकते हैं, देखो लैम्डा चार्ज और लेंथ का रेशियो है, जो कि है लीनियर चार्ज डेंसिटी, जो कांस्टेंट होता है, तो लैम्डा आपका बाहर आ सकता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका बाहर आ सकता है। तो यहाँ से आपका जो एफ वेक्टर आ जाएगा ये इतना आ जाएगा, एफ वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यह आ जाएगा लैम्डा, अंदर बचेगा कितना, क्यू नॉट। वैसे क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है तो क्यू नॉट भी आपका बाहर आ सकता है, ठीक है, क्यू नॉट भी तो आपने लिया है ना, तो यहाँ पर लिख लेते हैं इसको बाहर पे। तो यह आ जाएगा, देख लैम्डा बाहर आ गया, क्यू नॉट बाहर आ गया, अंदर बचेगा सिर्फ डी एल अपॉन आर स्क्वायर, साथ में आर कैप। समझ में आया। तो ये आपने फोर्स निकाल दिया लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। अब कोई आपसे बोलेगा कि बता इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के बता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल देते हैं। चलो हम लोग जानते हैं ना, देखो सिंस वी नो दैट, मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इक्वल टू कितना होता है, बताओ, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज कौन है हमारा, क्यू नॉट है, तो ई वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट होता है, और एफ वेक्टर की वैल्यू तो इतनी बड़ी है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा देख, तो ये आ जाएगा ई वेक्टर इक्वल टू लैम्डा क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी एल अपॉन आर स्क्वायर आर कैप अपॉन कितना क्यू नॉट। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया आपका, ये आ गया ई वेक्टर इक्वल टू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी एल अपॉन आर स्क्वायर, साथ में आर कैप, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ऐसे हमारा अब सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। मैं वैसे इसको एकदम शॉर्ट में भी बताऊंगा, लेकिन आज यार मैं पूरा डिटेल में बताने के मूड में हूँ, तो इसको पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। जिसको लंबा लग रहा है भैया छोड़ दो, ठीक है। और क्या कह सकते हैं फिर, है ना, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है बस ज़िंदगी में। ज़िंदगी में अगर टेंशन लोगे ना तो टेंशन का कोई इलाज नहीं है भैया, ठीक है। जिसको ना एकदम डिटेल में सीखना है ना, उसके लिए बनाई है मैंने वीडियो, ठीक है। अरे यार क्या हो जा रहा है इसको। तो सेम ऐसा ही सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करना पड़ेगा, हमने कोई एक सरफेस कंसीडर करनी पड़ेगी। क्या कंसीडर करनी पड़ेगी, सरफेस कंसीडर करनी पड़ेगी, ठीक है। देख मान ले कोई 2 डायमेंशनल सरफेस है। अब सरफेस तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसी लेते हो, ठीक है। ये ऐसी कोई सरफेस ले ली
इसको मैंने यहाँ से प्लस क्यू चार्ज दिया, तो जैसे ही प्लस चार्ज दोगे, प्लस चार्ज में यूनिफॉर्मली क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। देखना दोबारा से वही चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। इस सरफेस का एरिया ले लेता है, ए एरिया है मान ले, ठीक है। फिर क्या करना पड़ेगा, पूरी सरफेस का एरिया ए है, पूरी सरफेस का चार्ज क्यू है ना। अब मैं क्या करता हूँ, सरफेस में एक छोटा सा हिस्सा ले लेता हूँ, छोटा सा हिस्सा इस सरफेस में मान ले इतना, यहाँ पे एक छोटा सा हिस्सा मैंने ये ले लिया है, ठीक है। ये छोटा सा हिस्सा लिया है तो बता इस छोटे से हिस्से का चार्ज कितना हो जाएगा। ऑब्वियस है, पूरे का चार्ज क्यू है तो छोटे से हिस्से का चार्ज हो जाएगा डी क्यू, और छोटे से हिस्से का जो एरिया है वो कितना हो जाएगा बता। छोटे से हिस्से का, पूरे सरफेस का एरिया ए है तो छोटे से हिस्से का एरिया डी ए हो जाएगा। तो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है ना बच्चों, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लीनियर के बदले क्या, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, हम लोग पढ़ रहे हैं सरफेस, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अब जो टर्म आएगा वो आएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगा, ठीक है। और जो आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी है बच्चों, इसको सिग्मा से दिखाते हैं। और ये क्या होता है पता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। अगर पूरी सरफेस के लिए देखें तो पूरी सरफेस का चार्ज क्यू है और पूरी सरफेस का एरिया ए है, तो यही हो गया आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर उस पूरी सरफेस के छोटे से हिस्से की बात करें, छोटे से हिस्से की बात करें तो छोटे से हिस्से का चार्ज है डी क्यू और छोटे से हिस्से का एरिया कितना है डी ए, ठीक है। तो सिग्मा इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया आपका, डी क्यू अपॉन कितना हो जाएगा, डी ए। अब यहाँ से डी ए को इधर भेज दोगे तो आप डी क्यू निकाल सकते हो, तो डी क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा देख, सिग्मा इंटू डी ए। सिग्मा क्या है यहाँ पे आपका, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, हाँ, इसको इक्वेशन 1 कह दिया। अब ऐसे ही फोर्स पता करना है, मान लो आपने यहाँ से दूर कहीं आर पोजीशन वेक्टर दूर कोई टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट ले लिया है, और यहाँ पे आपने इस पूरे चार्ज्ड सरफेस की वजह से कितना फोर्स लगेगा ये पता करना है। तो अभी अभी मैंने एक फार्मूला बताया था फोर्स के लिए कि एफ वेक्टर इक्वल टू कितना होता है बता, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन तो था साथ में, डी क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, साथ में कितना था आर कैप था, ठीक है। तो डी क्यू की जगह सिग्मा डी ए आ जाएगा आज, तो एफ वेक्टर इक्वल टू कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डी क्यू की जगह आज कितना आ जाएगा सिग्मा डी ए, ठीक है। सिग्मा मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी और साथ में क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, ऐसा ही लिखोगे बस। इसको अभी चाहो तो कांस्टेंट टर्म बाहर ले सकते हो, जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, सिग्मा कांस्टेंट है, क्यू नॉट कांस्टेंट है, ये बाहर आ सकता है, लेकिन अभी रहने देते हैं, क्या है इतना लंबा क्या करें, आप लोगों को लिखना होगा तो जब वैसे भी कौन सा इंटीग्रेट कर रहे हैं अभी हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी ए होता है, ठीक है। दूसरी बात मैंने आप लोगों को ये बता दी कि फोर्स इतना होता है। ऐसे फील्ड पता करना हो अगर आपने, ठीक है, कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पर को, ये यहाँ पे, ठीक है, पी पॉइंट ले लेते हैं, चलो इस पी पॉइंट पे इस पूरी चार्ज प्लेट की वजह से, तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है ई वेक्टर इक्वल टू कितना होता है बता, एफ वेक्टर अपॉन कितना होता है क्यू नॉट, ठीक है। तो यहाँ से ई वेक्टर इक्वल टू कितना आ जाएगा, एफ वेक्टर की जगह ये वैल्यू रख लो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा डी ए क्यू नॉट आर कैप अपॉन कितना आर स्क्वायर, ये एफ वेक्टर की वैल्यू है, अपॉन कितना आ जाएगा क्यू नॉट, क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो जाएगा भैया, खटप्पा हो गया। तो कितना आ गया फिर बताओ आपका फील्ड, आपका जो फील्ड आ गया ना भैया, वो आपका फील्ड आ जाएगा, इसको मिटा देते हैं, आप लोग कुछ सेकंड पीछे चले जाना अगर आपने देखना हो तो। हाँ, क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया तो जो बचा वो आपका फील्ड बता रहा है, तो ये आ जाएगा आपका फील्ड ई वेक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा डी ए अपॉन आर स्क्वायर, साथ में क्या आएगा आर कैप आ जाएगा। ठीक छू, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई समस्या है तो बता सकते हैं, ठीक है ना। अब सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ लिया, ऐसे करके एक और होता है, अगर 3 डायमेंशन की बात करेंगे तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करेंगे 3 डायमेंशन की तो हो जाएगा हमारा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हेडिंग है बच्चों वो हमारी है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत आसान है, ठीक है। वॉल्यूम वाले में
वॉल्यूम की बात करने वाले हैं हम, 3 डायमेंशनल चीज़ की बात करने वाले हैं। हाँ, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके लिए हमने एक 3 डायमेंशनल कोई सरफेस लेनी पड़ेगी, कैसी भी ले लो, चलो हम लोग ये ले लेते हैं, ठीक है। अरे यार, कोई 3 डायमेंशनल सरफेस ले लेते हैं, मैंने बोला हम ये ले लेते हैं, ठीक है। ये एक 3 डायमेंशनल सरफेस ले ली हमने, ठीक है। इस सरफेस को मान लो कि मैंने कुछ चार्ज दिया, इसको मैंने प्लस क्यू चार्ज दिया, तो बताओ प्लस चार्ज क्या होगा, इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ऐसे है ना। तो इस प्लस चार्ज इसमें पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब ये एक 3 डायमेंशनल चीज़ है जिसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। इस तरीके से आप दिखाते रहना प्लस चार्ज। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ, ठीक। कुछ भगा देना, इसको आप फास्ट कर दो। ओहो हो, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम कुछ ले लेते हैं फिर, मान लो इसका वॉल्यूम कितना है v। अब इसमें एक छोटा सा हिस्सा ले लेते हैं फिर, हाँ, इसी के अंदर एक छोटा सा हिस्सा ले लेते हैं, ये इसी के अंदर एक छोटा सा हिस्सा ले रहा हूं मैं भैया, ये वाला, ठीक है। अब इस छोटे से हिस्से का वॉल्यूम कितना होगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इस छोटे से हिस्से का वॉल्यूम कितना होगा, तो ऑब्वियस है इस छोटे से हिस्से का वॉल्यूम छोटा सा ही तो होगा। तो इस छोटे से हिस्से का वॉल्यूम ले लिया मैंने dv। और इस छोटे से हिस्से का चार्ज कितना होगा बताओ, ऑब्वियस है कम होगा, dq, ठीक है। अब मेरे को इस पूरी चार्ज बॉडी से दूर कहीं पे r पोजीशन वेक्टर दूर, ठीक है ना, यहाँ पर को इस p पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज ले लेते हैं प्लस q नॉट, और यहाँ पे हमने पता करना है कि कितना इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। ये सब चीज़ पता करना है मैंने। तो अब मैं कैसे पता करूँगा, देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। देखो लीनियर चार्ज डेंसिटी को मैंने बोला लैम्डा से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, लैम्डा से। सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से दिखाते हैं। चार्ज पर यूनिट एरिया हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी हो गया चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम ऐसे ही रो से दिखाते हैं, और ये क्या होगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। पूरी बॉडी का चार्ज Q है, पूरी बॉडी का वॉल्यूम V है, तो इसी को बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब अगर आप बोलोगे कि मेरे को तो छोटे से हिस्से के लिए चेक करना है, इस छोटे से हिस्से के लिए चेक करना है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आ जाएगी आपकी रो इक्वल टू चार्ज। अब छोटे से हिस्से का चार्ज मैंने dq लिया है, और इसी छोटे से हिस्से का वॉल्यूम कितना लिया है, dv। तो रो इक्वल टू dq अपॉन dv, यही है आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। कोई दिक्कत तो नहीं है। खैर मेरे को यहाँ से dq निकालना है, तो dq इक्वल टू कितना आ जाएगा, रो इंटू dv, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 कह दिया। अब इसी पूरी चार्ज बॉडी की वजह से p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फोर्स पता करना है। तो हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा था कि F वेक्टर इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ कितना बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू नॉट अपॉन r स्क्वायर, साथ में कितना था r कैप, ठीक है भैया। तो अब इस डी क्यू की जगह कितना रख दोगे, आज रो डी वी रख दोगे, तो आपका जो फोर्स आ जाएगा F वेक्टर, ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा रो डी वी क्यू नॉट अपॉन r स्क्वायर, साथ में कितना आ जाएगा r कैप। तो ये होता है इस चार्ज्ड यूनिफॉर्मली चार्ज्ड क्यूबिकल बॉडी की वजह से r डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला। अब फील्ड पता करना है, तो फील्ड पता करना भी बहुत आसान होता है, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर इक्वल टू कितना होता है बताओ, F वेक्टर अपॉन कितना होता है, Q नॉट। ये पुराने ना, ये सब फॉर्मूले मैं पीछे बता चुका हूँ, हाँ, पुराने लेक्चर देखते रहना, डिस्क्रिप्शन में डालते रहता हूँ मैं। तो E वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर की जगह इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देख लेना, हाँ, रो डी वी क्यू नॉट अपॉन r स्क्वायर, साथ में r कैप है, अपॉन में कितना हो जाएगा, Q नॉट। देखिए Q नॉट से ये Q नॉट कटप्पा हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ऐसा आ गया, देख 1/ इंटीग्रेशन तो हो गई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, रो डी वी अपॉन r स्क्वायर, साथ में r कैप। तो ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 तरीके का होता है, लीनियर, सरफेस एंड वॉल्यूम। आज मैंने डिटेल में बताया, ठीक है। एक काम करूंगा, इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसी को बहुत शॉर्ट में बता दूंगा, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है।
मतलब ये लेके चलो कि 2 से मतलब 5 से 10 मिनट के अंदर आपको पूरा ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, जो जो मेन चीज़ है। 5 से 7 मिनट की वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो लेकिन आज मैंने सोचा कि यार इसको थोड़ा डिटेल में बताया जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में पढ़ेंगे और बाकी इसी को मैं शॉर्ट में बता दूंगा, ठीक है। बाय, पढ़ते रहो बाकी।